अच्छा जी, वेलकम बैक। तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से छोड़ा था। अब ये मेरी टैब में मैं स्टैट्स में रिलेशन में बेस्ट सबसेट्स पे जा रहा हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्स या वाई हमारा C1 है और बाकी चारों प्रेडिक्टर्स हैं। इसकी ऑप्शन कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस कितने प्रेडिक्टर्स रखने हैं ईच मॉडल में, तो कम से कम एक तो होना चाहिए मैक्सिमम। हमारे पास टोटल है ही चार, तो हमें हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आपके पास मॉडल होते हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने मॉडल मॉडल कितने कितने प्रेडिक्टर यहाँ पे उसी डेटा के साथ बेस्ट सबसेट रिग्रेशन रन की। देखिए यहाँ पे ओवरऑल उसी शक्ल का एक मॉडल आ गया है जो कि हमने पावर पॉइंट पे देखा था। पहले मॉडल में ये हर मैंने आपको बताया हर रो एक अलग मॉडल है। पहले मॉडल में उसने एक वेरिएबल रखा जिसका वैल्यू CP भी बहुत ज़्यादा है और आर स्क्वायर एडजस्टेड और आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड भी कम है। इसके अंदर एक वेरिएबल है। फिर इसने दूसरा वेरिएबल रखा इंसुलेशन, उसमें भी ऐसा ही है। फिर दो वेरिएबल ले लिए तीसरे मॉडल में, तीसरे और चौथे मॉडल में दो दो वेरिएबल ले लिए। तो वहाँ की वो चीज़ें CP कम हो गया। फिर अगले दो मॉडल्स में उसने तीन 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 वेरिएबल रख लिए। वहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई चीज़ें। और आखिरी मॉडल में चार या चारों वेरिएबल रख लिए। तो तकरीबन आप देखें तो कोई बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं आई अदर देन मैलोस CP जो कि कम हो गया है। तो रिलेटिवली स्पीकिंग ये वाला मॉडल बाकी से अच्छा लग रहा है। लेकिन रिमेंबर कि हमने अपनी अल्फा वैल्यू 0.15 रखी हुई है। उसको अगर हम स्टैंडर्ड 0.05 पे ले आए तो फिर इनमें से दो वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे। ये खाली आप जरा वो लॉजिकली हमारा प्रोग्रेशन देखें तो हमने क्या किया कि जनरल रिग्रेशन रन की और फिर उसके बाद उसकी गड़बड़ देखने की कोशिश की कि उसमें क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है। तो फिर हमने दो और रिग्रेशंस रन की जिनका मकसद ये था कि तमाम वेरिएबल्स की अपनी अपनी हेल्थ भी देखें कि वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही है एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है भी क्या। तो 0.15 के साथ चारों ठीक लग रहे थे, लेकिन पॉइंट अल्फा कम किया था तो वेरिएबल्स उसमें से आउट हो गए। तो बहुत इसका मतलब ये है कि हमें फिर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखने की ज़रूरत होती है जो कि जनरली रिग्रेशन में समझ नहीं आती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ पावर पॉइंट पे आके। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने मॉडल को जनरल रिग्रेशन से चेक करते हैं जिसमें आर स्क्वायर वगैरह तीनों वर्जन उसके देखते हैं, उसके P वैल्यूज देखते हैं। लेकिन आप जो है आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप ये भी देखें कि आप चूँकि जनरल रिग्रेशन में और जो हमने दोनों बेस्ट और स्टेप वाइज देखा उसके अंदर रेजिजुअल एनालिसिस नहीं था। रेजिजुअल एनालिसिस याद होगा आपको, हमने पिछली से पिछली क्लास में उस पर बात की थी कि रिग्रेशन लाइन से हर डॉट का डिस्टेंस उन सबको कलेक्टिवली एनालाइज करने को हम रेजिजुअल एनालिसिस कहते हैं। जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की रिग्रेशन में वो क्या थी, और उसके अंदर हमने बेसिकली ये देखना होता है कि कोई पैटर्न तो नहीं रैंडम है। रैंडम होना उनका ठीक होता है, अगर उनके अंदर कोई पैटर्न हो तो ठीक नहीं होता है। इसका मतलब कोई वेरिएबल हमने मिस कर दिया। तो वो देखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड को देखें। अगर वो गिर रहा है आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड, इसका मतलब है कि मॉडल ओवर फिटेड है। आपने उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएबल्स डाल दिए जिनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ तो प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर हमारे पास
हमने मिनी टैब में देखा था, तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको क्विकली। मिनी टैब में हमने यहाँ पे देखा कि आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड, ये वाला कॉलम है, इसको देखें तो आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड ड्रॉप हो रहा है मॉडल 3 से मॉडल 4 की तरफ, 81 से 80 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि चौथा वेरिएबल हमने ऐड तो कर दिया, उससे मेलो सीपी भी आ गई, ठीक, एस भी कम हो गया, लेकिन चूंकि आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मॉडल ओवर फिटेड है। ओवर फिटेड का मतलब होता है कि इसमें हमने ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएबल रख लिए हैं। तो प्रॉबेबली 3 वेरिएबल्स वाला ये वाला मॉडल उससे बेहतर था, या ये वाला मॉडल उससे बेहतर था। तो हम फिर डिटेल में इनका एनालिसिस करेंगे। अगर इनको आप गौर से देखें तो मेलो सीपी इसका कम है, इसका मतलब है ये मॉडल बेहतर है। प्रिडिक्टेड इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो प्रिडिक्टेड के टर्म्स में ये वाला बेहतर है। तो ये जो इतनी कंफ्यूजन काइंड ऑफ कह लें कि कोई चीज़ क्या जवाब दे रही है, कोई चीज़ क्या जवाब दे रही है, इसकी क्या वजह है और उसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं क्विकली। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस यानी बेसिकली होती हैं। पहली ये चीज़ सामने आपको लिखी हुई है, द बेस्ट मॉडल कैन बी ओनली एज गुड एज द वेरिएबल्स मेजर्ड बाय द स्टडी। अगर आपने कोई वेरिएबल एक सिग्निफिकेंट था, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, उसका डेटा ही इकट्ठा नहीं किया, तो फिर मॉडल क्या करे? वो तो ये तो खाली स्टैट्स है ना। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोरिलेशन दिखा सकती है, कॉजेशन तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाती है कि इसकी वजह से हुआ है, इस वेरिएबल की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिर्फ कोरिलेशन है, एक्चुअली कॉजेशन भी है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपका सैंपल अनयूजुअल हो। सैंपल अनयूजुअल का क्या मतलब है कि सैंपल रैंडम ना हो। तो ये आपकी डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी का एरर हो सकता है, और सिंपली बाय चांस भी हो सकता है कि आप रैंडमली लोगों को सिलेक्ट तो कर लें, लेकिन जिनको आपने सिलेक्ट किया था वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ एक एक्सेप्शन हो, वो जनरली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना कर रहा है। फिर ये है कि पी वैल्यूज जो हैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म की वजह से, मॉडल में किसी वेरिएबल की वजह से भी चेंज होती रहती हैं। और मल्टीपल लिनियरिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होती है, वो उतनी आपकी इंडिविजुअल टर्म की सिग्निफिकेंस को खराब करती रहती है। जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक ऐसा वेरिएबल था जो बाकियों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, अपने आप को कम एक्सप्लेन कर रहा था, तो फिर उसकी वो अगर जब तक मॉडल के अंदर रहेगा तो मॉडल वो फिटेड रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि चौथी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि बाय चांस रेलेवेंस नज़र आ रही होती है, टोटली बाय चांस रेलेवेंस नज़र आ रही होती है। यानी आपको लग तो रहा होता है कि डेटा सिग्निफिकेंट है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ बाय चांस मैच हो रहा होता है वाई के साथ। तो उस सेंस में आपका जो प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर है वो बहुत अच्छी गाइड है। वो क्लियरली नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये बाय चांस खाली मैच कर रहा था। जब मैंने इसको डिलीट करके मॉडल से पूछा कि ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सका। इसका मतलब है कि ये बाय चांस उसके साथ मैच हो गया, तो उसको फिर आप निकाल देते हैं। ऐसा भी होता है कि आप पी वैल्यू देखें तो वो कोई और मॉडल ठीक बता रही हो, आप प्रिडिक्टेड और एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखें वो किसी और मॉडल को ठीक बता रही हो, और मेलो सीपी देखें तो वो किसी और मॉडल को ठीक बता रहा हो। तो यहाँ पे फिर आपकी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वो फिर उसमें आप फिर से ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभी ये जो बेस्ट सबसेट हमने देखा और स्टेप वाइज देखा, ये भी गलत मॉडल को प्रिडिक्ट कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो कंटेक्चुअल नॉलेज है वो तो सिर्फ आपके पास है ना, वो किसी सॉफ्टवेयर के पास नहीं होती। सॉफ्टवेयर के पास तो खाली नंबर होते हैं जिनसे वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो आपको और भी बहुत सारी कंसिडरेशंस रखनी होती हैं। वो क्या है? वो ये 3 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई, थ्योरी, कॉम्प्लेक्सिटी और रेजिजुअल पार्ट्स। थ्योरी क्या चीज़ है?
कि इसी चीज पे जो और लोगों ने रिसर्च की हुई है उनकी क्या फाइंडिंग्स थी। क्या आपने जो वेरिएबल सिलेक्ट किए वो उस उन वेरिएबल को सिलेक्ट करने से पहले आपने एक थॉरो मेटा एनालिसिस किया या नहीं किया। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि जनरली स्पीकिंग कि आप एक टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2000 से लेकर 2020 तक, और उसके दरमियान आपके टॉपिक पे जितने भी पब्लिकेशंस हुई होती हैं सिग्निफिकेंट, वो सारी की सारी आप पढ़ते हैं और उनके अंदर से फैक्टर्स को निकालते हैं सिस्टमेटिकली। निकालते हैं मतलब कि डिसाइड करते हैं कि एक्सेस क्या होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके केस पे रेलेवेंट होती हैं, कुछ चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं उनको आप अपने एक्सेस बनाते हैं, यानी बेसिकली वहाँ से मॉडल को स्टार्ट करते हैं और फिर रिड्यूस करते हैं। अगर आप थ्योरी को कंसिडर करेंगे तो काफ़ी चांस है कि आपका मॉडल सही बनेगा, स्टैट्स वाइज भी सही होगा, और यानी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी होगी और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी होगी। अब ये आप इससे वो आप इसको रिलेट कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के साथ भी। लिटरेचर रिव्यू का एक्चुअली मकसद ही यही होता है किसी भी पीएचडी में, किसी भी रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू करने का मकसद यही होता है कि आपको वेरिएबल सही वाले पता चले, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रही है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं। थ्योरी जनरली फिर आपको ये भी बताती है कि आप अगर स्टैट्स किसी चीज़ को में कंफाउंड हो रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो थ्योरी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जनरली स्पीकिंग अगर कभी थ्योरी और स्टैट्स के दरमियान, यानी थ्योरी का मतलब कि बाकी लोगों ने जो स्टैब्लिश्ड रिजल्ट्स दे के पब्लिकेशंस की हुई उसको मैं थ्योरी कह रहा हूँ, और स्टैट्स का मतलब है आपका अपना डेटा। तो थ्योरी और स्टैट्स में जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो जनरली आपको थ्योरी को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगेन ये भी इसको रूल बनाना भी फुल हार्ड ही होगा, क्योंकि इस तरह तो फिर कभी नई चीज़ आ ही नहीं सकेगी। तो आपने जहन में ये भी रखना है कि आपकी इन्वायरमेंट थ्योरी को कितना कंफर्म कर रही है। अगर थ्योरी ये वाले 6 फैक्टर बता रही है लेकिन आपकी इन्वायरमेंट में सिग्निफिकेंटली सामने नजर आ रहा है कि एक फैक्टर और भी है, तो फिर आप थ्योरी को कंफर्म नहीं करेंगे, बल्कि थ्योरी के फैक्टर भी रख लेंगे, अपने वाले भी रख लेंगे और सिस्टमेटिकली फिर उनको मैनेज करेंगे। और अगर आपकी आपकी ये फीलिंग ठीक है कि आपके फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो स्टैट्स उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करना शुरू कर देगी, और आपका मॉडल आपकी मॉडल फिटिंग या फैक्टर एनालिसिस के थ्रू जो फैक्टर्स होंगे वो बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, जनरली लोग ये समझते हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा उतना अच्छा होगा और अच्छे रिजल्ट्स होंगे। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे और वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। एक्चुअली ये ठीक नहीं है। ये बल्कि आप कह लें कि ये बीआईएफ की वजह से, वेरियस इन्फ्लेशन की वजह से, ये सारे के सारे मॉडल को ख़राब कर देता है और आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो जनरली जितना सिंपल मॉडल होता है वो उतना अच्छा प्रिडिक्ट करता है। तो बेहतर ये है कि आपको अगर ये बस सबसेट करते हुए या और भी कोई भी फैक्टर एनालिसिस किसी भी तरीके से एनालिसिस करते हुए आपको दो ऐसे मॉडल मिलते हैं जिसमें एक में 6 वेरिएबल और एक में 4 वेरिएबल हैं, और दोनों के एलओसीपी या बाकी स्टैट्स करीब करीब हैं, तो कम वाले को सिलेक्ट करें हमेशा। कोशिश करें कि अगर करीब करीब है रिजल्ट्स मॉडल्स के, तो जिस मॉडल में कम वेरिएबल्स हैं उसको सिलेक्ट करें। जनरली वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। उसकी रीज़न ये है कि कंफाउंडिंग भी कम होती है, दूसरे को कम चीज़ें दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और एनीवे चूँकि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप तो हर एक को एनालाइज कर ही सकते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़बरदस्ती बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक स्टेप वाइज करते रहे, जो काम आ रही है प्रॉब्लम को बेहतर बना रही है तो चले, नहीं चलते रहे उसके साथ, वरना उसको निकाल दें। रेजिजुअल प्लॉट्स, रेजिजुअल प्लॉट्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि उनका मकसद ये होता है कि वो ये देखें कि जो डेटा आ रहा है आपकी फिटेड लाइन जो रिग्रेशन की है और एक्चुअल डॉट्स, एक्चुअल डेटा, उनके डेटा उसके अंदर भी पैटर्न्स तो नहीं।
तो उसको एनालाइज करें, जब तक वो रैंडम है इट इज़ गुड, जब तक उसके अंदर पैटर्न्स नहीं आ रहे तो इट इज़ अनबायस्ड और प्रिसाइज। लेकिन जो ही उसके अंदर पैटर्न्स आने शुरू हो जाए इसका मतलब है कि मॉडल बायस्ड है, और फिर उसको भी आप ऐसे ठीक करते हैं कि आप किसी वेरिएबल को निकाल देते हैं, किसी को डाल देते हैं। एक तरीका और होता है जो मैं भी आपको थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ एनालिसिस का, तो वो होता है कर्वेचर को मॉडल करना किसी रिग्रेशन के अंदर। तो अभी हम उसको देखते हैं कर्वेचर को कैसे मॉडल करते हैं रिग्रेशन के अंदर। अच्छा, तो जनरली जिन लोगों ने रिग्रेशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो उनसे आप पूछें कि लीनियर रिग्रेशन क्या होती है और नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, तो एक उनके दिमाग में गलत डेफिनेशन ये भी होती है कि जो जिस रिग्रेशन की लाइन सीधी हो वो लीनियर रिग्रेशन होती है, जिसकी लाइन में कर्व हो और नॉन लीनियर। ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन भी कर्वेचर्स के साथ हो सकती है और नॉन लीनियर भी स्ट्रेट हो सकती है। तो आप जैसा भी आपके सामने ये जो दो डेटा के सेट्स बने हुए हैं, आप देखें तो दोनों के अंदर बड़ा वाज़ेह कर्वेचर है। तो इसको ज़बरदस्ती लीनियर से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी इसको स्ट्रेट लाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लीनियर में हम कर्वेचर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, मैं आपको मिनी टैब के अंदर उसकी कुछ एग्जांपल बताता हूँ। अब जो अगर आप उसी जो जो आपका डेटा है उसी को आप चाहते हैं कि उसके अंदर एक कर्व मॉडल हो, तो क्वाड्रेटिक मॉडलिंग करते हैं। उसकी क्वाड्रेटिक का मतलब जनरली स्पीकिंग स्क्वायर होता है, किसी भी टर्म का स्क्वायर। और आपको लगता है कि उसके अंदर दो कर्व्स आ रहे हैं तो वो क्यूबिक होता है। क्यूबिक का मतलब अगेन जनरली स्पीकिंग रेज़ टू पावर 3 होता है। तो मैं आपको भी एक एग्जांपल में सर आपकी आवाज म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा सॉरी जी, सॉरी, ये बिल्कुल बिल्कुल म्यूट था। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कर्वेचर्स की बात की, आपको आवाज आई थी? बस सर ये हार्डली मेरा ख्याल है 1 मिनट पहले की आवाज नहीं आई। बस ये अच्छा, कर्वेचर वाला थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दी तो दैट विल बी परफेक्टली ठीक फाइन। ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जनरली लोग ये समझते हैं जो जो ज़्यादा नहीं जिन्होंने रिग्रेशन को पढ़ा होता, कि अगर रिग्रेशन की लाइन स्ट्रेट है तो वो लीनियर रिग्रेशन है, और जो रिग्रेशन की लाइन अगर कर्व्ड है तो वो नॉन लीनियर है। तो ऐसा नहीं है। लीनियर रिग्रेशन भी कर्व्ड लाइंस प्रोड्यूस कर सकती है और नॉन लीनियर भी स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसी चीज़ को हमने फिर दो उसमें देखा डेटा सेट्स में, यहाँ पे, कि इनके अंदर कर्वेचर था बड़ा वाज़े तौर पे, तो इनको ज़बरदस्ती स्ट्रेट लाइन से फिट करने का कोई फायदा नहीं था। तो फिर आप जब ऐसा वाज़े नज़र आ रहा हो तो आप इसको इसके अंदर कर्वेचर लाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको मेरे बता रहा था। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है जिस पे लिखा हुआ है इनपुट और आउटपुट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इनपुट और आउटपुट का, यहाँ से अंदर से ग्राफ बनाते हैं इसका फिटेड लाइन प्लॉट। तो रिस्पांस आउटपुट रखते हैं और प्रेडिक्टर इनपुट रखते हैं।
तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ गया। इसको आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन इसने लगा दी है, लेकिन वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कर्वेचर है। तो हम स्ट्रेट लाइन के बजाय इसको कहते हैं कि इसकी क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब है हर चीज, हर डेटा पॉइंट को स्क्वायर कर दो। तो ये स्क्वायर करेगा तो थोड़ी बहुत फिटिंग हो गई है, लेकिन स्टिल आप देखें तो ये एक सिम्प्टोट सी होती है। सिम्प्टोट हम स्टेट्स में इस चीज़ को कहते हैं कि डेटा जीरो या उसके करीब से शुरू हो रहा हो और एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके फ्लैट हो जाए। यानी ये जैसे आपके सामने जो ग्राफ नजर आ रहा है, ये जीरो से शुरू होता है, 20 के करीब जाके फ्लैट होता है, लेकिन 20 को टच नहीं करता, बस उसके नीचे ही रहता है। इसको एसिम्प्टोमेटिक बिहेवियर कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं इससे ऐसे डेटा को। तो ये सिम्प्टोटिक बिहेवियर इसके अंदर जो आ रहा है, तो इसको मॉडल करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल ये मॉडल नहीं हो रहा। तो फिर आप मुख्तलिफ वेरिएशंस लेके आने की कोशिश करते हैं अपने डेटा में। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ को हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। मैं इस डेटा को इन्वर्स करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आउटपुट है इसको इन्वर्स करने की कोशिश करता हूँ। आउटपुट तो नहीं ऐसे करते हैं, इनपुट को इन्वर्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आउटपुट हमारे हाथ में तो इनपुट होती है ना, आउटपुट नहीं होती। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेटर ऑन करता हूँ और इसको कहता हूँ कि C3 के अंदर, कॉलम नंबर C3 के अंदर इनवर्स ऑफ कमांड नहीं ले रहा है, तो इसको 1 ओवर इनपुट 1 डिवाइडेड बाय इनपुट, इनवर्स हो गया। तो ये इसने मुझे इनवर्स डेटा दे दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वही लाइन फिट करने की कोशिश करता हूँ इनवर्स डेटा के साथ। फिटेड लाइन प्लॉट और क्वाड्रेटिक रिस्पांस प्रेडिक्टर में इनपुट के बजाय इनवर्स इनपुट डाल रहा हूँ C3। तो ये आप देखें तो ये इसने बहुत अच्छी फिटिंग कर दी है। यहाँ पे ग्राफ को बड़ा करता हूँ तो ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट फिट है। आर स्क्वायर देखें तो 99.9% है और आर स्क्वायर एडजस्टेड 99 है, और एस यानी एरर ऑफ रिग्रेशन वो भी बहुत कम है, 1 से भी कम है। और यहाँ पे आप ऊपर देखें। सर लेकिन जी जी सर जो रियल डेटा कलेक्ट होता है वो इतना परफेक्टली फिटेड तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो उसमें मतलब शुड बी ट्राई टू परफेक्टली फिट द डेटा लाइक दिस लाइन हैज। असल में हमारा मकसद क्या होता है, देखिए मकसद रिग्रेशन का मकसद क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें हम इनपुट्स की कोई वैल्यू डालें तो हमें पता हो कि वाई की क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट्स की क्या वैल्यू आएगी ना। तो वही अचीव करने के लिए मुख्तलिफ फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं। तो इक्वेशन ऐसी लाने की कोशिश करते हैं कि मैं एक्स डालूं तो वाई को प्रिडिक्ट कर सकूं। मकसद ये होता है बेसिकली, ये समझने की जरूरत है। तो वो जो भी